अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बड़े होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के अंदर गिलास कैलोरीमीटर को यूज़ करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है इंथाल्पी चेंज। जो डिफरेंट इंथाल्पीज़ को हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर कवर किया था। तो आज हम गिलास कैलोरीमीटर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर मोस्ट पर्पस के लिए, अगर फॉर मोस्ट पर्पस गिलास कैलोरीमीटर is used to determine the value of enthalpy change। यानी गिलास कैलोरीमीटर को मेजॉरिटी किसके अंदर हम कह देते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंथाल्पी चेंज, जिसको क्या बच्चे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। इस मकसद के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं गिलास कैलोरीमीटर को। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं गिलास कैलोरीमीटर की बच्चे यहाँ पर। तो गिलास कैलोरीमीटर इज यूजुअली देखा जाए ए टाइप ऑफ कैलोरीमीटर, ए टाइप ऑफ कैलोरीमीटर is basically an insulated container। यानी जो गिलास कैलोरीमीटर होता है, एक आम हमारे पास क्या होता है, कैलोरीमीटर की एक टाइप्स होती है जो बुनियादी तौर पर एक इंसुलेटर कंटेनर के तौर पर होती है। ये हमारे पास एक इंसुलेटर कंटेनर के तौर पर होती है और इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इसकी इंस्ट्रूमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ, तो ये किस पर होता है हमारे पास, देखो यहां पर नंबर देखा जाए तो थर्मोमीटर, उसके बाद यहां पर नंबर 2 की अगर देखा जाए बात करते हैं तो स्टीरर, और इसी तरह नंबर 3 देखा जाए हमारे पास क्या है, लेड भी है। यहां पर देखें बच्चे, स्टीरर है, लेड, थर्मोमीटर, और उसके बाद हमारे पास एंड कॉटन वूल, और यहां पर हमारे पास एक कपास एंड cotton wool is present between beakers। तो यहां पर देखिए बच्चे, जो हमारे पास जो गिलास कैलोरीमीटर होता है ये किस पर कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, स्टीरर होता है, थर्मामीटर लगा होता है, और यहाँ पर एक लेड होता है। तो यहाँ पर जो लेड यहाँ पर होता है हमारे पास, वो ढक्कन होता है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक कॉटन वूल है, और ये 2 बीकर्स हैं जो उनके दरमियान एक कॉटन वूल है। और यहाँ पर आगे इसकी हम डिस्कस करते हैं, तो वर्किंग्स के बारे में अब इसके हम डिस्कस करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखें वर्किंग, तो नंबर 1, रिएक्टेंट्स इन stoichiometric amount are placed in कंटेनर।
तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे बच्चे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स वो हमारे पास क्या होंगे, स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। तो यहाँ पर बच्चे जो स्टैचोमेट्रिक अमाउंट का मतलब है जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होंगे। यानी जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, तो जो रिएक्टेंट्स यहाँ पर हम लेते हैं, एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर इसके अंदर जो रिएक्टेंट है यहाँ पर हमारे पास बुक्स के अंदर डिस्कस किए हैं, वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी एक हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर बात कर लेते हैं, HCl है और NaOH है। तो यहाँ से हमारे पास क्या, यानी इसके अंदर रिएक्शन होगा तो आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट होती है। तो उससे क्या बनता था, एक वाटर, पहले तो हमारे पास साल्ट और यानी वाटर बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या होंगे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर यही बात किया, रिएक्टेंट्स इन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। ठीक है, स्टैचोमेट्रिक अमाउंट आप लोगों ने मतलब कि हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, जिसको प्लेस इन कंटेनर। यहाँ पर एक हमारे कंटेनर के अंदर, और कौन से वो स्टैचोमेट्रिक लिए गए, हाइड्रोक्लोरिक और हमारे पास NaOH जो बुक्स के अंदर है, तो साल्ट्स और वाटर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर 1 मोल रिएक्टेंट्स HCl का है और यहाँ पर हमारे पास 1 मोल क्या है, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से 1 मोल हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर का बन रहा है और 1 मोल बन रहा है NaCl सॉल्ट्स का। यानी हमारे पास जो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 2 रिएक्टेंट्स के मोल है और यहाँ पर टोटल देखा जाए प्रोडक्ट्स के अंदर कितने। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके आ जाते हैं वर्किंग के। व्हेन द रिएक्शन इज प्रोसीड, व्हेन रिएक्शन इज प्रोसीड, जैसे रिएक्शन आगे होगा, यानी जहां हमारे पास इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो हमने इस लेड से NaOH या HCl ऐड किया, ठीक है, इसी के अंदर, तो वो हमारे पास जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुआ आगे, तो हमारे पास क्या आते हैं, तो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्विड, या तो इवॉल्व हो रही या absorbed, evolved or absorbed will with either warm or cool the system। तो यहां पर जैसे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा, या तो एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी, या क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास सिस्टम होगा, या तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, गर्म, या हमारे पास क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। या तो एनर्जी क्या कर रहा होगा, सिस्टम रिलीज कर रहा होगा, या तो एनर्जी क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो नंबर 3 के अंदर क्या आ गया, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा ऑफ द सिस्टम बिफोर, वो जो हमारे पास होगा T1 होगा, T1, एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T2 होगा। तो नंबर 4 की अगर बात करते हैं, नो कैलकुलेटेड द टेम्परेचर
चेंज, जो टेम्परेचर में तब्दीली आई उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर और माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर डेल्टा टी की बात करते हैं, तो यानी T2 माइनस T1। तो इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर सिस्टम था, उसका अगर टेम्परेचर बिफोर द केमिकल रिएक्शन से पहले अगर बात किया जाता है, तो जो रिएक्शन से पहले जो था इसका टेम्परेचर T1 यानी फर्स्ट कर लेते हैं 25 था। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस तो उसका जो टेम्परेचर होता है हमारे पास हो जाता है, फर्स्ट कर लेते 5 से हमारे पास 50 सेल्सियस हो जाता है। तो यानी इसका जो चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो हमारे पास जो चेंजिंग आएगी वो क्या होगी, 25 होगी। ठीक है, तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास, तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर अगर कैलकुलेशंस की अगर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेशन आया है तो इस सिस्टम के अंदर, तो नोइंग द चेंज इन टेम्परेचर, नोइंग द चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में तब्दीली आए उसको जानते हुए, चेंज इन टेम्परेचर जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी, और मास ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, mass of the reactant m present and specific heat of water, and specific heat of water, वो क्या होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी, नो कैलकुलेटेड हीट Q absorbed are evolved in a system, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर जो हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हुई है या हमारे पास क्या हुई है, जज्ब हुई है। तो आपको बच्चे यहाँ पर हम इंथाल्पीज को ही डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था जो इंथाल्पी चेंज होता है बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज इज इक्वल टू क्यू, जिसको हम हीट यानी क्यू हमारे पास रिप्रेजेंट किया था। जैसा कि हमने इंथाल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू वी पढ़ा था, क्यू पी पढ़ा। तो यहाँ पर जो बुक से हमारे पास लिखते हैं हीट क्यू, यानी हम तो डिस्कस तो कर रहे थे इंथाल्पी चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट क्यू। ठीक है, तो इसके डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू के इक्वल होता है। तो यानी हमारे पास जो चेंज इन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इससे हमारे पास कैलकुलेटेड हीट, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट क्रॉस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्रॉस, और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो इस चीज़ की मदद से अगर हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट मालूम है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, उससे हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू यहाँ से मालूम कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे अगर देखा जाए m, जो m किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो s होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ किसका, रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर। तो यहाँ पर ये हमारे पास S, जिसको हम ऐसे इसको अगर लिखते हैं बच्चे, यानी M हमारे पास क्या हो रहा है, स्पेसिफिक मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, और हमारे पास S क्या है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ हमारे पास है रिएक्शन मिक्सचर की,
और इसी तरह हमारे पास जो डेल्टा टी था वो था हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इस सिस्टम के अंदर जो चेंज आई थी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अगर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं बच्चे, तो पहले भी तो हीट कैपेसिटी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के कभी कभी आ जाता है। यानी हीट कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मैस, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड specific heat of water is called heat capacity of whole the system। होल द सिस्टम, ये हमारे पास क्या होगी, पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी, जिसको इसका फार्मूला हीट कैपेसिटी का होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। सी इज इक्वल टू यानी प्रोडक्ट ऑफ मैस, जिसको एम और क्रॉस हीट कैपेसिटी ऑफ हमारे पास क्या होगा, वाटर जो एस। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, हीट कैपेसिटी क्या आ जाती है बच्चे, हीट कैपेसिटी। तो इसी तरह अगर हीट कैपेसिटी का यूनिट देखा जाए तो यूनिट जो हीट कैपेसिटी का होता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जूल पर केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका यूनिट आ जाता है हीट कैपेसिटी का। तो इसी तरह यहाँ से एक सिंपल डेफिनेशन हमारे पास हो रहा है, हमारे पास क्या आ जाती है, स्पेसिफिक हीट की अगर डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 gram of substance, 1 gram of substance through 1 Kelvin, 1 Kelvin is known as specific heat। यानी amount of heat absorbed by 1 gram of substance through the 1 Kelvin is called heat, specific heat। तो इसकी एग्जांपल्स अगर देखते हैं स्पेसिफिक हीट की, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर देखते हैं, वो हमारे पास होती है 4.184 पर ग्राम पर केल्विन। यानी किस चीज़ की, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर्स की अगर बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जिसको हम क्या लिखते हैं 4.184 पर ग्राम पर केल्विन। ये जो दो डेफिनेशन बाज़ दफ़ा कभी कभी पूछ लेता है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की। तो वैसे अगर हम बात कर रहे थे जो गिलास कैलोरीमीटर की, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसके अंदर हमारे पास जो गिलास कैलोरीमीटर था वो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे पास चीज़, एक तो हमारे पास नंबर 1 पर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किस मकसद के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 2 पर इसके हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या क्या चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, और इसी तरह उसके नंबर हमारे पास 3 पर आ जाते हैं वर्किंग, और नंबर 4 पर हम करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसी के हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेशन की थी, और उसके अलावा हमारे पास जो नंबर 5 पर हीट कैपेसिटी और नंबर 6 पर हीट हमारे स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करते हैं। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, और उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।